नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे सबसे पहले मोदी फैक्टर की और लगातार सियासत का पारा जो हाई चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे। 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नेता तैयार हैं, पार्टी तैयार है और अब मुद्दों की भरमार है। बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुद्दा बना दिया और कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही जातिगत जनगणना पर जोर दे रही है। लेकिन मुद्दों के इसी टकराव में एक नया एपिसोड जुड़ चुका है। चुनाव से ठीक पहले विरासत टैक्स पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आर पार की सियासी जंग शुरू हो गई है। ये मुद्दा क्या है, चुनाव में कौन लेकर आया है और देश का वोटर इस मुद्दे पर क्या सोचता है? क्या इसी पर वोट दिया जाएगा? आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। साहिवान, मेहरबान, कदरदान, चुनाव में मुद्दों का टिक टैक टो यानी जीरो काटा शुरू हो गया। चुनाव के पहले सीन में विकास, बुनियादी ढांचा, सुशासन, फ्री राशन की बात हुई। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी का दांव चला। अब तक मंदिर मुसलमान की बात नहीं आई थी, लेकिन पहले चरण के बाद हवा बदली, मुद्दे बदलने लगे। अब एक बार फिर कर्नाटका में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है और इसके लिए उन्होंने गैर कानूनी तरीके से एक चालाकी की है। इन सबको ओबीसी कोटा में डाल करके ओबीसी को जो हक मिलता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने छीन लिया और धर्म के आधार पर दे दिया। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा, आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। और जितना इसको रोका गया उतनी तेजी से, उतनी फोर्स से ये वापस आए। ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन को छोड़ने वाला नहीं होगा। इंडिया अलायंस और एनडीए के नेताओं के बीच जीरो काटे वाले गेम का दूसरा दौर भी समझ लीजिए। दूसरे सीन में मुसलमान, मनमोहन सरकार, मंगलसूत्र वाले मुद्दों की जुगलबंदी दिखी। दूसरे में मंदिर, महंगाई, मजहब, राम हनुमान। और तीसरे नंबर पर खिसक गया विकास, बेरोजगारी और वादा खिलाफी। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। कैसी कैसी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। जब तक हिंदू मुसलमान का दौर चुनाव के समीकरण में फिट होता, 7 समंदर पार से एक बयान आया और मुद्दों का ये खेल एक बार फिर उलट पलट हो गया। पुराने मुद्दे और पीछे हो गए और अब तो विरासत वाले टैक्स पर जंग छिड़ गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो आज एक और पत्ता खोल दिया है। उनका हिडन एजेंडा बाहर आया है। आज उन्होंने कहा है इनहेरिटेंस टैक्स, यानी
विरासत में भी जो आपको मिली है, अब ये कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी को यह बयान क्यों देना पड़ा? क्यों दर्जन भर बीजेपी नेताओं ने संपत्ति, विरासत, टैक्स, जनता से लूट, कांग्रेस एक्सपोज, मनमोहन सरकार जैसे शब्दों को अपने बयानों का हिस्सा बनाया? तो क्या वाकई लोगों की विरासत, सोना चांदी पर कांग्रेस की नजर है? क्या वाकई कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने के बारे में सोच रही है? क्या जनता की संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा? तो आज साम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। आरोप की असली वजह और जवाब जानना है तो एक ट्रेंड को नोट कीजिए। एक बार जरा अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन वाले कीबोर्ड के 2 अक्षर ए और डी के बीच वाले लेटर को देखिए। क्या दिखा? एस दिखा ना? बस आज के सियासी ज्वार भाटे का जवाब यही अक्षर है। एस माने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और उनका अमेरिका से आया एक बयान। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government, which to me sounds fair. In India, you don't have that. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. कहते हैं एक आइडिया, एक बयान चुनाव बना सकता है या नेता या पार्टी के लिए बिगाड़ भी सकता है। कांग्रेस के साथ शायद दूसरा वाला सीन हो रहा है। घुसपैठी, मुसलमान और मंगलसूत्र पर मोदी को प्रियंका गांधी ने काउंटर किया था। मोदी राम मंदिर की बात कर रहे थे तो राहुल गांधी अपनी हर रैली में महंगाई, बेरोजगारी के साथ जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे। लेकिन विरासत टैक्स पर इंडियन ओवरसीज के चीफ सैम पित्रोदा का एक स्टेटमेंट पार्टी की परेशानी की वजह बन गया। तो क्या दूसरे चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस का यह सेल्फ गोल है? शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहपीर परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चुनाव में बयानों को पकड़ना और फिर उसे जनता के सामने पेश करना नेताओं की कला है और इसमें मोदी को महारत हासिल है। 3 मार्च को लालू ने बयान दिया, कहा मोदी का कोई परिवार नहीं। 4 मार्च को मोदी ने जवाब दिया, बताया कि पूरा देश उनका परिवार है। सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार ट्रेंड बन गया। पहले 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि चौकीदार चोर है। मोदी ने बाजी पलट दी, मैं भी चौकीदार वाला स्लोगन जन जन तक पहुंचा दिया। 2014 में चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहा था। बीजेपी ने चाय पर चर्चा शुरू की। मोदी के चाय वाले बैकग्राउंड को ही चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बनाया और बम्पर जीत हासिल की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इंडी गठबंधन वालों में चर्चा चल रही है, क्योंकि मोदी बार बार पूछता है कि बताओ भाई, इतना बड़ा देश किसको सुपुर्द करें? नाम तो बताना चाहिए भाई। आप बिना नाम इतना बड़ा देश किसी को सुपुर्द कर सकते हो क्या? ये लोग नाम बताने को तैयार नहीं है। आपके सामने नाम है ना, दूसरी तरफ नाम ही नहीं है। अब विरासत की बात हो रही है, मगर सवाल है कि इनहेरेंट टैक्स वाले बयान पर जनता क्या सोचती है, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले आपको विरासत टैक्स की मोटी मोटी जानकारी देना जरूरी है ताकि आप इस मुद्दे से रूबरू हो जाएं।
ये वो टैक्स होता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के बंटवारे पर लगता है, यानी जब मृतक की संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर की जाती है तो ये टैक्स लगता है। अमेरिका के कुछ राज्यों जैसे आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में ये टैक्स लगता है। अब सवाल है कि क्या भारत में भी ये टैक्स लागू है? जवाब है नहीं, लेकिन पहले लगता था, वो भी दूसरे नाम से। भारत में 1953 में एस्टेट एक्ट में संपत्ति के बंटवारे पर टैक्स का प्रावधान था, लेकिन 1985 में तब की राजीव गांधी सरकार ने इसे खत्म कर दिया। विरासत वाले टैक्स पर सैम पित्रोदा का बयान आया, बीजेपी ने जवाब दिया, चुनाव का मुद्दा भी बन गया। लेकिन जनता इस बारे में क्या सोचती है? कांग्रेस नेता के बयान पर देश के वोटर का मूड क्या है, ये सुनना भी जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि जो सैम पित्रोदा ने कहा, ये कहा कि भाई परिवार की संपत्ति ले लेना चाहिए, लेकिन वो किस परिवार की संपत्ति लेना चाहते हैं? क्या अपने परिवार की संपत्ति से सबसे पहले सैम पित्रोदा और राहुल गांधी से पूछा जाए कि क्या तुम अपने पिता की संपत्ति देने को तैयार हो? ऐसा नहीं कि जनता के लिए बना दें या सिर्फ ये नियम सिर्फ हिंदुओं के लिए बना दें, आप दूसरे को छोड़ दें। तो आपकी नीयत क्या है? पहले तो सबसे पहले इस बात पर चर्चा होना चाहिए। तो पहले ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि वो जनता को कितनी सुविधा देती है इसके एवज में। मेडिकल इंश्योरेंस हुआ, सारा मतलब जो है फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। अपने देश में कुछ नहीं है। देखिए, चर्चा का विषय है, चर्चा हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है, इसमें गरीब आदमी तो पिसेगा। क्यों पिसेगा? क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो तो अपनी फर्म बना करके पैसा अपना इधर उधर कर लेते हैं, तो उनका कैसे मालूम लगेगा कि ये इसकी संपत्ति या नहीं है? तो गरीब आदमी को इसमें नुकसान होगा। और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चर्चा हो तो मंदिरों का हो, मस्जिदों का हो, सारे ट्रस्टों का हो, प्लस जो फर्म है उनका भी पैसा जाना चाहिए। कम से कम जो उसका सीईओ है उसकी डेथ होने के बाद कम से कम गवर्नमेंट उसका जाना चाहिए, तब तो ये ठीक है। भारत का और अमेरिका का आपस में जो पूरा सिस्टम है वो भी अलग है। वहाँ के सांस्कृतिक मूल्य, जीवन मूल्य, जीवन जीने की पद्धति, लोगों के सोचने का तरीका, रहन सहन, वो सब अलग है। तो आप अमेरिका की तरह भारत को पूरी तरीके से डिक्टेट नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे ये है कि उनके बयान लगातार पहले भी आते रहे, वो हमेशा नेगेटिव रहे, तो इसलिए पब्लिक को उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। सैम पित्रोदा के बयान से तो खुद कांग्रेस के नेता ही इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो ये कांग्रेस की विचारधारा से अलग या पार्टी से अलग जाके अगर कांग्रेस का कोई नेता बयान दे रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी तो नहीं होती है। भाई कार्रवाई कर दें तो जैसे मैसेज जाना चाहिए, एक मैसेज, एक बड़ा मैसेज जाएगा, बड़ा मैसेज जाएगा कि भाई आप कांग्रेस का स्टैंड इनके साथ नहीं है। वैसे कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के इस बयान को उनका निजी बयान बताकर किनारा कर लिया, लेकिन 140 करोड़ की आबादी वाले देश में संपत्ति के बंटवारे वाली अप्रोच और आरोप आए कहां से? मोदी जिन मुद्दों को आज उठा रहे हैं उसका बैकड्रॉप क्या है, इसकी टाइमलाइन भी समझना जरूरी है। 5 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो के 28वें पेज के 21 नंबर पॉइंट पर जिक्र किया कि कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। इसी में आगे जन कल्याण शीर्षक में कांग्रेस ने लिखा कि भारत की जनता आर्थिक तौर पर विभाजित है। अति अमीर लोगों का एक बहुत छोटा सा वर्ग है, इसके बाद मध्यम वर्ग है जो गरीबी रेखा से ऊपर है, लेकिन मध्यम वर्ग में नहीं आता। देश में 22 करोड़ लोग गरीब हैं, कांग्रेस इन पर फोकस करेगी। लेकिन घोषणा पत्र में कहीं भी कांग्रेस ने यह दावा नहीं किया कि वो अमीरों की विरासत जब्त कर लेगी और उसे गरीबों में बांट देगी। पार्टी मैनिफेस्टो में यह भी लिखा है कि कांग्रेस आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना कराएगी। भारत के संविधान के मुताबिक अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। ये बात भी मैनिफेस्टो में कही गई है। इन्हीं पॉइंट्स पर बहस छिड़ी हुई है और अब बात सैम पित्रोदा वाले विरासत टैक्स की तरफ मुड़ गई। लेकिन जनता के मन में क्या है? विरासत टैक्स वाली बात पर वो क्या सोचती है? कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कानून अमेरिका में है तो अमेरिका का कानून जो है हिंदुस्तान में भी लागू होना चाहिए। सबसे पहले तो जो नेता है ना, उनकी जो संपत्ति है पहले उसको गरीबों में बांटो, फिर पब्लिक की देखो, वो सबसे बढ़िया है जी। हम तो केवल यही कहेंगे और कुछ नहीं, बस उन्होंने कमाया उसको पहले बांटो। हाँ, पहले वो बांटो, उसके बाद में पब्लिक है उसकी तो फिर बटी जाएगी। नहीं, सरकार ले ले उसमें कोई वो नहीं है, सरकार ले तो अच्छी बात है, अगर उसका कोई नहीं है, अगर आधी संपत्ति ले लेती है, लेकिन वो गरीबों में बढ़ जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। और ऐसा ना हो कि अधिकारी लोग या नेता लोग अपने अंडर में कर ले, उसका दुरुपयोग हो, वो गलत है। सैम पित्रोदा जो बोल रही है उसका मैं खंडन करता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी लोग देने पर विश्वास करती है, ना कि लेने पर, और जो कांग्रेस वाले लोग बोलते हैं कि हम उसको लेंगे, वो बहुत गलत है।
बिल्कुल उसको नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। ये लोकसभा का चुनाव है और यहाँ लोक तक जन तक ये चीज़ें पहुँचती हैं, तो जन तक अपने आप को खुद डिस्पोज कर रही है, तो ऐसी चीज़ों से उनको बचना चाहिए। तो वाकई में सही कहा हमारे मित्र ने, सेल्फ गोल कर रही है कांग्रेस और ऐसी चीज़ों से उनको बचना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि एक देश में आज जो देश है युवाओं का देश है, और अधिकतर जो वोटर्स हैं, लगभग 62 से 63% जो वोटर्स हैं वो युवा है, और उसमें युवाओं के साथ साथ उतनी ही हिस्सेदारी महिलाओं की भी है। आज युवा और महिला जो है वो इन सब बयानों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज वो देख रहे हैं कि कौन सी शासन देश में क्या कर रही है। और देखिए, कोई कितना भी बात कर दे, आफ्टर ऑल परफॉर्मेंस के बाद जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट डज मैटर्स। रिजल्ट बता देता है कि जनता का मूड क्या है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।